दोस्तों, आपको तो मालूम है कि हिंदी और अंग्रेज़ी मीडिया के जो 14 एंकर्स हैं उनको कांग्रेस और इंडी अलायंस ने बैन किया है। और बैन का मतलब ये है कि जो भी कोई राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इंडी अलायंस में समाविष्ट हुआ है, जो पार्टियां इनके साथ गई है, उनका कोई भी प्रवक्ता इन 14 एंकर्स के जो प्रोग्राम चलते हैं टीवी चैनल पर, उनके साथ सहयोग नहीं देगा, उनके पास नहीं जाएगा। इसका मतलब बैन है कि हम ये एंकर के साथ, इन 14 एंकर के साथ काम नहीं करेंगे। उसका फ़ायदा क्या है किसी को पता नहीं। आपको याद होगा तो पिछले कम से कम 4 सालों से अर्णब गोस्वामी, जिसका खुद का रिपब्लिक चैनल है, उस पर तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 सालों से बैन लगा रखा है। ना कोई कांग्रेस का नेता प्रवक्ता अर्णब गोस्वामी के प्रोग्राम में पहुंचता है, कभी पैनल में नहीं जाता। फिर भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं है। अर्णब गोस्वामी का चैनल आज भी हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, दोनों मीडिया में एक नंबर का चैनल माना जाता है। उसकी टीआरपी कांग्रेस का बैन होने के बजाय चलती रही है, बढ़ती रही है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये जो बैन लगाया है तो उन एंकर की कीमत और टीआरपी बढ़ाने का फैसला शायद इंडी अलायंस ने किया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि इंडी अलायंस किस ओर चल पड़ी है, इनका उद्देश्य क्या है, उनका टारगेट क्या है, ये क्या करना चाहते। चुनाव के पहले कम से कम लोगों को दुखी करना, ये चुनाव का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि भाई कम से कम लोग हमारे दुश्मन हो जाए। लेकिन इंडी जो अलायंस है उसकी तरफ हम मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि जितना हो सके वोटिंग के पहले, मतदान के पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दुश्मनी मोल लेना, ये इनका पहला लक्ष्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो अचानक पटना, बंगलोर और मुंबई में सम्मेलन होने के बाद इन्हीं 26 पार्टियों के नेताओं की जो कोर कमेटी बनी है वो दिल्ली में शरद पवार के निवास पर इकट्ठा हुई और बैठकर तय क्या हुआ कि ये 14 जो एंकर्स है उन पर हम बहिष्कार करेंगे। ये अजीब इसलिए लगता है कि जिस ढंग से ये जा रहे हैं तो ये परफेक्टली राहुल गांधी का रोड मैप मुझे लगता है। और अगर इस पर चिल्लाना शुरू हो गया तो वो भी लाजमी है, क्योंकि जो एंकर्स है उनको गुस्सा आना तय था। अब देखिए, एक बात ऐसी होती है कि ये 14 एंकर्स बीजेपी के लिए कुछ झुकाव दिखाते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, थोड़ा बहुत हो भी सकता है। लेकिन एक बात है, इसके पहले 2002 के गुजरात के दंगे से लेकर हम आज तक देखें तो जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोला गया वो पूरा का पूरा मोदी के खिलाफ खबरें देता रहा, चर्चा डिबेट चलाता रहा। फिर भी अगर मोदी का कोई नुकसान हुआ ही नहीं, और आखिर ये बात हो गई कि 2007 के बाद, यानी मान लो पिछले कम से कम 16 साल से मोदी ने इन सब मीडिया कर्मी जो बड़े बड़े नाम वाले हैं, हीरो है, स्टार है, सेलिब्रिटी एंकर्स है, उनको बहिष्कृत किया है। और बार बार बोला जाता है मोदी हमसे डरता है, मोदी हमको इंटरव्यू तक नहीं देते क्योंकि मोदी डरे हुए हैं। तो मोदी डरे हुए रहना चाहते क्योंकि उनको जीतना है। इन एंकर के पास जाकर अपना टाइम खराब करो और उनसे अपना ही इंसल्ट करके लो, अपना ही इंसल्ट करने में उनका कोऑपरेशन करो। उसके बजाय मोदी ने ये 2007 में तय किया कि इसके बाद किसी भी मीडिया के पास नहीं जाऊंगा, ना किसी को इंटरव्यू दूंगा। और 2014 तक ये सिलसिला चलता रहा। मीडिया ने मोदी को कितना भी बदनाम किया हो, उसका जवाब तक मोदी जी देते नहीं थे। हाँ, बीजेपी के कुछ छुटपुट प्रवक्ता या नेता
मोदी के खिलाफ बोला गया तो उसको उसका जवाब देते थे, खुलासा करते थे, लेकिन मोदी ने मुड़कर नहीं देखा। होते होते 2007 से 2014 आ गया, यानी 17 साल बाद, 17 साल नहीं 7 साल बाद जब मोदी जी लोकसभा की शरीयत में, लोकसभा की रेस में उतरे, प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में उतरे और उन्होंने अपने तरीके से सोशल मीडिया और बाकी सब तरीके इस्तेमाल किए, तब मोदी को दिखाना ये सब मीडिया की लाचारी बन गई थी। मोदी के खिलाफ कितना भी कैंपेन चलाओ, कितना भी एजेंडा चलाओ, फिर भी जो मोदी कहते हैं वो ओरिजिनली लोगों को सुनना है। ये जब ध्यान में आया तब ये सब एंटी मोदी मीडिया इतने लाचार हो गए कि मोदी के पीछे पीछे घूमने लगे। आपको याद होगा तो उससे पहले 2 साल 2012 में जब गुजरात का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो मोदी सद्भावना यात्रा पर निकले थे, 1-1.25 महीना घूम रहे थे पूरे गुजरात में, तो उसमें घुसकर मोदी का इंटरव्यू लेने की कोशिश राजदीप सरदेसाई ने की थी, लेकिन उसको इंटरव्यू मोदी ने देने से मना कर दिया, क्योंकि जिस रथ से यानी बस से मैं बैठे मोदी जी यात्रा कर रहे थे, उनके पैरों तले बैठकर राजदीप सरदेसाई ने एक इंटरव्यू लेने का नाटक किया। तो ऐसे जो राहुल के, कांग्रेस के या इंडिया अलायंस के लाडले पत्रकार है, एंकर है, उनकी मोदी के सामने क्या औकात है वो मोदी ने 11 साल पहले दिखा दिया है। कहने का मतलब ये कि आप बैन करोगे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हो, आप पब्लिक लाइफ में हो और आपको अपनी तरफ पब्लिसिटी का फोकस लाना ज़रूरी होता है। और अगर सामने वालों को लाचार बनाओ तो ठीक है। जो एंकर वहाँ जाते थे उनका कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता था, वो गाली गलौज पर उतर आते थे। तो ऐसे इंडिया अलायंस के प्रवक्ता जो है उनकी कोई औकात ही नहीं है कि वो ना आए तो गड़बड़ होने वाली है। आप अर्णब गोस्वामी की बात देखिए, 4 साल से अगर कोई कांग्रेस नेता प्रवक्ता रिपब्लिक चैनल या रिपब्लिक भारत, इन दोनों चैनल पर नहीं आ रहा है तो अर्णब का कुछ बिगड़ा तो नहीं। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आ रहा है तो जो खुद को कांग्रेसी मानते हैं या कांग्रेस के समर्थक मानते हैं, ऐसे तहसीन पूनावाला वगैरह लोगों को बुलाकर कांग्रेस की साइड सामने लाकर उसकी धज्जियां उड़ाने का काम अर्णब गोस्वामी 4 साल से कर रहा है और उसको अच्छी टीआरपी मिल रही है। तो आपके बहिष्कार से अर्णब गोस्वामी का अगर कुछ बिगड़ा नहीं तो इन 14 एंकर्स का क्या बिगड़ने वाला है।